इस हफ्ते नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी अनु मलिक। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रवाना। प्रस्थान पूर्व वक्तव्य में कहा, यह ऐतिहासिक यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को देगी नई गति। G7 में भारत ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को देगा आवाज। सीमावर्ती जिलों में बदलती जनसंख्या पर केंद्र सरकार सख्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय बदलावों के अध्ययन के दिए निर्देश। उच्च स्तरीय समिति को सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करने का दिया आदेश। इंदौर में ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की 16वीं बैठक में आपसी सहयोग को मिली नई दिशा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कृषि एवं खाद्य प्रणालियों को अधिक लचीला, टिकाऊ और भविष्य के अनुकूल बनाने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति। असम सरकार का बड़ा फैसला, 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के आधार जारी करने पर लगाई रोक। अवैध प्रवासियों पर रोक के लिए लगाई सख्ती। चाय बागान और अनुसूचित जनजातियों को फैसले से मिलेगी फिलहाल छूट। असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त। वायुसेना के 5 जवान शहीद। IAF ने जताया गहरा दुख। हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ होंगे देश के नए थल सेना अध्यक्ष। 30 जून को संभालेंगे भारतीय सेना की कमान। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की लेंगे जगह। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के अपने महत्वपूर्ण आधिकारिक दौरे के लिए भारत से रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा की शुरुआत नीस से करेंगे, जहां 14 जून को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ उनकी एक उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक होगी। इसी साल दोनों देशों के संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत किया गया है। दोनों नेता इस साझेदारी की गहन समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे का एक सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित हो रहा है और ये इवेंट दोनों देशों के शीर्ष स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फंड्स को एक मंच पर लाएगा, जिससे भारतीय और यूरोपीय टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के बीच सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन में आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। फ्रांस स्लोवाकिया की यात्रा पर रवाना होने से पहले जारी अपने प्रस्थान पूर्व वक्तव्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत G7 में न केवल अपने लिए बोलेगा, बल्कि ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को भी आवाज देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लगातार 8वीं बार भारत को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया जाना वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका और साझेदारी को दर्शाता है और साझेदार देशों के विश्वास को भी दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि फ्रांस भारत की रणनीतिक सोच में विशेष स्थान रखता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक उन्नत किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि नीस में राष्ट्रपति मैक्रों के साथ उनकी बैठक में फरवरी के बाद हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी और सहयोग के अगले चरण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो 14 जून को राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के तहत आयोजित ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को वैश्विक निवेशकों से जोड़ने और उच्च शिक्षा
क्षेत्र से निकल रहे नवाचारों को प्रोत्साहन देने का मंच बनेगा। प्रधानमंत्री स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा पर भी जाएंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रातिस्लावा में उनकी राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ बैठक होगी तथा दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री 16 और 17 जून को फ्रांस के एवियान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद 18 जून को पेरिस में यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन विवा टेक 2026 में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस आयोजन में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन होगा, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच बढ़ती साझेदारी का प्रतीक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि फ्रांस और स्लोवाकिया की ये यात्रा यूरोप और G7 देशों के साथ भारत की भागीदारी को और मजबूती प्रदान करेगी। असम के जोरहाट में आज भारतीय वायुसेना का एक विमान AN-32 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। वायुसेना ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। वायुसेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस हादसे में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम का निधन हो गया। वायुसेना ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में वो उनके साथ मजबूती से खड़ी है। वायुसेना ने बताया कि दुर्घटना स्थल पर आवश्यक कार्रवाई और प्रारंभिक जांच जारी है। वायुसेना ने लोगों से अपील की है कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आने तक किसी भी तरह की अटकलों से और अफवाहों से बचें। वायुसेना ने घटना की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के गठन का आदेश दे दिया है, जो हादसे के कारणों की विस्तृत जांच करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोरहाट एयरबेस पर हुए हादसे पर शोक जताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि असम के जोरहाट में AN-32 हादसे में 5 एयर वॉरियर्स के निधन से दुख हुआ है। स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम ने अपनी ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। देश उनके साहस और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता के साथ याद रखेगा। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। दुख की इस घड़ी में देश मजबूती से उनके साथ खड़ा है। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारतीय सेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। वो 30 जून 2026 को पदभार संभालेंगे। वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी उसी दिन सेना से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ उप सेना प्रमुख के पद पर कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला के पूर्व छात्र हैं। दिसंबर 1986 में उन्हें सेना की आर्म्ड कॉर्प्स में कमीशन मिला था। लगभग 4 दशकों के अपने शानदार सैन्य करियर में उन्होंने परिचालन, रणनीतिक क्षमता विकास और संस्थागत क्षेत्रों में व्यापक अनुभव हासिल किया है। भारतीय सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाने और दीर्घकालिक आधुनिकीकरण में उनका बड़ा योगदान रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ को अलग अलग और चुनौतीपूर्ण परिचालन वातावरण में हर स्तर पर कमान संभालने का अनुभव है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इस स्वर्णिम अवसर पर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्र ने NIUA की भूमिका पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि पिछले 5 दशकों में भारत के शहरी विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि संस्थाओं को मजबूत किया है और बदलते वक्त में शहरों को आगे बढ़ाने में साथ दिया है। NIUA has contributed significantly to shaping India's urban discourse, strengthening institutional capacities, and supporting cities through evolving development transition.
India today stands at an extraordinary moment in its development journey with rapid economic growth, expanding infrastructure, digital transformation, innovation, and urbanization creating opportunities at an unprecedented scale. परीक्षाओं की पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को मजबूत बनाने की दिशा में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। एनटीए ने आईजीओटी कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर परीक्षा कर्मयोगी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य परीक्षा संचालन से जुड़े अधिकारियों की क्षमता बढ़ाना और ऑफलाइन पेन एंड पेपर आधारित परीक्षाओं को सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत तरीके से आयोजित करना है। यह कोर्स विशेष रूप से परीक्षा से जुड़े अधिकारियों, खासकर सेंटर सुपरिटेंडेंट और इन्विजिलेटर के लिए है, जो नीट, यूजी समेत एनटीए की विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के तहत परीक्षा प्रक्रिया के हर चरण को कवर करने वाले 4 मॉड्यूल विकसित किए गए हैं। पहले मॉड्यूल में परीक्षा संचालन में निष्पक्षता, पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखने में अधिकारियों की भूमिका पर जोर दिया गया है। दूसरे मॉड्यूल में परीक्षा से पहले की तैयारियों, परीक्षा केंद्र की व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधों और मानक संचालन प्रक्रियाओं के पालन की जानकारी दी गई है। परीक्षा के दिन होने वाले कामों के बारे में बताया गया है। इसमें परीक्षा शुरू होने से पहले, परीक्षा के दौरान और परीक्षा समाप्त होने के बाद किए जाने वाले कार्यों को शामिल किया गया है। वहीं चौथा मॉड्यूल एक क्विक रेफरेंस गाइड के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें अधिकारियों के लिए आवश्यक निर्देशों और जिम्मेदारियों का संक्षिप्त विवरण उपलब्ध कराया गया है। नीट यूजी परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर एक प्रश्न पत्र तेजी से साझा किया जा रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि नीट यूजी परीक्षा का पेपर फिर से लीक हो गया है। हालांकि पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे को पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक बताया है। साथ ही अभ्यर्थियों से अपील की है कि वो किसी भी अप्रमाणित परीक्षा संबंधी सामग्री पर भरोसा न करें और ऐसी भ्रामक जानकारी को आगे साझा करने से बचें। एनटीए ने भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा से जुड़ी किसी भी आधिकारिक जानकारी और अपडेट के लिए केवल उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा किया जाए। नई दिल्ली के आईसीएआर परिसर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई। 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन का विषय विकसित भारत 2047 के लिए धारणक्षम कृषि, परंपरा, प्रौद्योगिकी एवं मूर्त परिणाम है। इस सम्मेलन में देश भर के शिक्षाविद, वैज्ञानिक शोधकर्ता और कृषि विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण का सबसे मजबूत आधार कृषि है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, जल संकट और बदलते मौसम की चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिक तकनीक, नवाचार, गुणवत्तापूर्ण बीज और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने किसानों को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने को विकसित भारत के लक्ष्य की कुंजी बताया। हमें जमीन की गुणवत्ता, फर्टिलाइजर का कम से कम उपयोग, प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके लागत कम करना, उत्पादन बढ़ाना और हमारी बीज की क्वालिटी, बीज के नए जो भी समय समय पर बीज के नए इनोवेशन हो रहे हैं उस दृष्टिकोण से विचार करना, और जो कृषि के अंदर बीमारियां लग जाती है और कई बार बीमारियां ऐसी होती है जो नई बीमारियां होती है, उसके लिए भी रिसर्च करना, ये सारे विषयों पर आप 2 दिन तक चर्चा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की।
उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। असम में अवैध प्रवासियों के खिलाफ मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी कि मंत्रिमंडल ने अवैध प्रवासियों को आधार कार्ड हासिल करने से रोकने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को ये कार्ड जारी नहीं करने का फैसला किया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद ये जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि असाधारण मामलों में आधार कार्ड जारी करने की अनुमति के लिए जिला आयुक्त को राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजना होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके बाद सरकार ये फैसला करेगी कि आवेदक आधार कार्ड के लिए पात्र है या नहीं। चाय बागान समुदाय और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को हालांकि आधार कार्ड जारी किए जाते रहेंगे, क्योंकि इनमें से कई लोगों को अब तक आधार कार्ड नहीं मिले हैं। No illegal immigrants is taking advantage of Aadhaar. Cabinet has decided to stop issuance of Aadhaar card for any person more than 18 years of age. However, for children below 18 years of age, Aadhaar will be continuously provided. But no one will get Aadhaar if the citizen is of 18 plus. If at all there is some genuine person, then Deputy Commissioner has to send a proposal. Government will apply. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी की भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय समीक्षा की है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सटीक और तकनीक आधारित बनाने पर जोर दिया गया। रेल मंत्री ने विभागीय परीक्षाओं को पूरी तरह कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी मोड में कराने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की और कहा कि जहां संभव हो टैबलेट आधारित परीक्षा प्रणाली का विस्तार किया जाए ताकि भर्ती प्रक्रिया को और तेज, कुशल तथा उम्मीदवारों के अनुकूल बनाया जा सके। बैठक में बहुभाषी परीक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। रेल मंत्री ने आरआरबी को उम्मीदवारों के साथ बेहतर संवाद बनाए रखने और भर्ती से जुड़ी गलत सूचनाओं का तत्काल खंडन करने के निर्देश दिए ताकि भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों का भरोसा कायम रहे। तृणमूल कांग्रेस के सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक अभिषेक बनर्जी पर संकट के बादल गहराते जा रहे हैं। वित्तीय धोखाधड़ी के एक मामले में शालबनी थाने की पुलिस उनके कोलकाता स्थित आवास पर पहुंची और काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद जब कोई जवाब नहीं मिला तो पुलिस ने ताला तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया। दरअसल शालबनी थाने की पुलिस अभिषेक बनर्जी के करीबी सहयोगी सुमित रॉय की तलाश में वहां पहुंची थी। पुलिस के मुताबिक सुमित रॉय की आखिरी लोकेशन अभिषेक बनर्जी के घर पर मिली थी। इसी सुराग के आधार पर पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। पुलिस की कार्रवाई की खबर मिलते ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौके पर पहुंच गई। उन्होंने काफ़ी देर तक वहां रहकर घटनाक्रम पर निकटता से नजर रखी। उनके आने से इलाके में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थक घर के पास जमा हो गए। सुमित रॉय पर वित्तीय धोखाधड़ी के गंभीर आरोप हैं और पुलिस उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। बंगाल में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने की तैयारी शुरू हो गई है। हावड़ा में अमूल के मेगा डेयरी प्रोजेक्ट को राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिहाज से एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। करीब 600 से 650 करोड़ रुपए के निवेश से बनने वाला यह अत्याधुनिक डेयरी संयंत्र न केवल दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाएगा बल्कि हजारों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। प्रस्तावित संयंत्र में प्रतिदिन 15 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग की जाएगी, जबकि 10 लाख
लीटर से अधिक दही उत्पादन की क्षमता होगी। सूत्रों के मुताबिक परियोजना की औपचारिक शुरुआत भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में हो सकती है। परियोजना के शुरू होने से किसानों, डेयरी उत्पादकों और स्थानीय युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही इससे राज्य में दुग्ध आपूर्ति श्रृंखला को भी मजबूती मिलेगी। शिलान्यास के बाद अगले 1.5 से 2 वर्षों के भीतर संयंत्र के संचालन में आने की संभावना जताई जा रही है। हावड़ा का ये डेयरी प्रोजेक्ट अब सिर्फ एक औद्योगिक निवेश नहीं बल्कि बंगाल के विकास और रोजगार की नई उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। इसी के साथ ही डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी अनु मलिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार।